हैं, साथ ही साथ ये बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। सच पूछिए तो इनका जो दर्शन है वह साहित्य के माध्यम से ही हमारे बीच में आता है। इन्होंने अपने नाटकों, उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से एक ऐसी दार्शनिक दृष्टि दी है जिसे हम अस्तित्ववाद की पूर्णता कह सकते हैं, क्योंकि सार्त्र ने ही अस्तित्ववाद को उसकी पूर्णता तक पहुंचाया। तो अस्तित्ववाद को समझने से पहले हम सबसे पहले सार्त्र के द्वारा प्रयोग में लाए गए कुछ शब्दों को समझते हैं, क्योंकि सार्त्र के दर्शन में इन शब्दों के मीनिंग और इनकी विशेषताओं को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर इनके दर्शन को समझने में दिक्कत नहीं आती है। तो पहले हम सार्त्र के दर्शन में कुछ शब्दों को समझेंगे। आज हम 3 शब्द को लेंगे। पहला शब्द है बीइंग फॉर इटसेल्फ, जो सार्त्र ने मनुष्य के लिए प्रयोग में लाया है। दूसरा शब्द है बीइंग इन इटसेल्फ, जो सार्त्र ने जड़ वस्तुओं के लिए उपयोग किया है। तीसरा शब्द है बीइंग फॉर अदर्स, जो सार्त्र ने अन्य मनुष्यों के लिए उपयोग में लाया है। तो ये 3 शब्द सार्त्र ने मनुष्य की चेतना के विश्लेषण में जो डायमेंशंस मिले हैं उनके लिए प्रयोग किया है। तो सार्त्र का दर्शन क्योंकि मनुष्य केंद्रित है, मनुष्य से हटकर न तो सार्त्र कुछ सोचना चाहते हैं और न सोचते हैं। तो मनुष्य की चेतना के विश्लेषण में ये 3 डायमेंशंस मिलते हैं। तो इन तीनों डायमेंशंस को हम समझेंगे और उनकी विशेषताओं को समझेंगे। फिर सार्त्र के दर्शन में हम अन्य अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय होगा वह होगा सत्ता के 3 आयाम। अब हम इन तीनों के अर्थ को समझ लेते हैं। सार्त्र के दर्शन में अस्तित्व शब्द का अर्थ है जो अपनी चेतना की अनुभूति के साथ हो। इस अर्थ में मनुष्य ही अस्तित्व में है, क्योंकि मनुष्य को ही अपने होने का बोध होता है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं हैं जिन्हें अपने होने का बोध नहीं होता है, उन्हें सार्त्र ने बीइंग इन इटसेल्फ कहा है। दूसरा है बीइंग इन इटसेल्फ, तो और तीसरा है बीइंग फॉर अदर्स। तो ये 3 शब्द सार्त्र के दर्शन में उपयोग में लाए गए हैं। ये तीनों सत्ता के 3 डायमेंशंस हैं, सत्ता के 3 आयाम हैं। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि ये तीनों जो डायमेंशंस हैं ये हमें मिलते कहाँ से हैं, हमने प्राप्त कहाँ से किया इनको। तो सार्त्र के दर्शन में सार्त्र इसे चेतना के विश्लेषण में प्राप्त करते हैं। अब चेतना क्या है? तो चेतना कोई सार्वभौम तत्व नहीं है, कोई सार्वभौम वस्तु नहीं है। चेतना मनुष्य की चेतना है जो विशिष्ट है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि सार्त्र किसी तत्व मीमांसा की बात नहीं कर रहे हैं। सार्त्र ने सत्ता के विश्लेषण में चेतन मनुष्य से प्रारंभ किया है। तो मनुष्य अपनी चेतना में पहले अपने होने को जानता है, अपनी चेतना को अनुभव करता है। तो सार्त्र कहते हैं यह अपनी चेतना के साथ अनुभव करने वाला जो सत है वही अस्तित्ववान है, क्योंकि इसे ही पता है कि यह है। तो सार्त्र की दृष्टि में एक बच्चा जो अभी जन्म लिया है, जिसे अपने होने का अनुभव नहीं है, अपने होने का पता नहीं है, वह अस्तित्ववान नहीं है। वह अस्तित्ववान उस दिन होगा जिस दिन उसे अपने होने का बोध होगा। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सार्त्र के दर्शन में अस्तित्व की अनुभूति के साथ होना ही अस्तित्ववान होना है। इस अर्थ में केवल और केवल मनुष्य ही अस्तित्ववान है। अब हम आते हैं दूसरे शब्द पर, जिसे सार्त्र के दर्शन में बीइंग इन इटसेल्फ कहा गया। बीइंग इन इटसेल्फ की ऐसी वस्तुएं जो हैं और बस हैं, इन्हें अपने होने का पता नहीं है। इनमें न कुछ जोड़ा जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। इनकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि ये वस्तुएं ऐसी हैं
और यह वस्तु ऐसी है। तो बीइंग इन इटसेल्फ में कोई सृजनात्मक क्रिया नहीं है, कोई स्वबोध नहीं है, कोई स्वक्रिया नहीं है। ये हैं तो हैं और अपने में पूर्ण हैं। अपने में पूर्ण होने का अर्थ यह है कि इन्हें यह नहीं पता है कि इनमें कुछ कमी भी है। इन्हें यह नहीं पता है कि ये हैं। तो सार्थ कहते हैं जो पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं, इनमें न कुछ जोड़ा जा सकता है न कुछ घटाया जा सकता है। ये नियमों से आबद्ध हैं और इन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं, इन्हें हम नाम दे सकते हैं, इन्हें हम अर्थ दे सकते हैं। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम इनके अर्थ को ही समझते हैं कि बीइंग इन इटसेल्फ का अर्थ यह हुआ कि ये चेतन नहीं है, क्योंकि इन्हें अपनी चेतना का बोध नहीं है। इसे हम एक उदाहरण से समझें। जैसे पत्थर है, तो पत्थर जैसे पहले था वैसे आज भी है, वैसे भविष्य में भी रहेगा। पत्थर को अपने होने का बोध भी नहीं है और इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि वे ऐसे हैं, जिस रूप में ये हैं उसी रूप में हमेशा बने रहते हैं। और इनमें जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं का भी इन्हें पता नहीं होता है, जबकि ये अपार संभावनाओं के भंडार हैं। लेकिन न तो इन्हें अपनी संभावनाओं का पता है और न ही ये अपनी संभावनाओं को मूर्त रूप दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से लोहा है, एल्युमिनियम है, या जितनी भी वस्तुएं इस संसार की हैं जिन्हें अपने होने का बोध नहीं है, सार्थ के दर्शन में सार्थ उन्हें अस्तित्ववान नहीं मानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पशु पंछी हैं और वनस्पतियां भी हैं, वृक्ष भी हैं, जो वस्तु हैं जैसी ये हैं वैसी हैं और ये अस्तित्ववादी दृष्टि से अस्तित्ववान नहीं हैं। अगले शब्द पर हम आते हैं, बीइंग फॉर अदर्स। बीइंग फॉर अदर्स हमारी चेतना के ही विश्लेषण में मिलता है। अन्य मनुष्य हैं और ये हमारी ही तरह चेतन हैं, हमारी ही तरह ये अपनी चेतना का अनुभव कर रहे हैं। तो सार्थ के दर्शन में एक मनुष्य जब अपना अनुभव करता है तो उसी अनुभव में ये दो और डायमेंशंस मिलते हैं, दो और श्रेणियाँ मिलती हैं सत्ता के। उसमें एक श्रेणी है बीइंग इन इटसेल्फ और दूसरी श्रेणी है बीइंग फॉर अदर्स। तो सार्थ के दर्शन में इन तीन शब्दों के अर्थ हम समझ लिए हैं। अब इनकी थोड़ी सी विशेषताओं को भी हमें समझना चाहिए। तो पहले हम जड़ वस्तुओं की विशेषताओं को जानें। इन्हें सार्थ बीइंग इन इटसेल्फ कहते हैं। इनकी पहली विशेषता यह है कि ये अपने में परफेक्ट हैं और इन्हें अपने होने का बोध नहीं है। जब मनुष्य इनसे रिफ्लेक्ट होता है तो चेतन मनुष्य को यह पता चलता है कि वह इन वस्तुओं से भिन्न है। तो इन वस्तुओं का जो पहला गुण है वह यह है कि चेतन मनुष्य को यह पता चल जाता है कि वह इन वस्तुओं से भिन्न है। इनका दूसरा गुण जो है वह यह है कि ये असीम संभावनाओं के भंडार हैं। इनमें केवल और केवल संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को मूर्त देने का कार्य ये नहीं कर सकती हैं। इनकी संभावनाएं इनके लिए कोई अर्थ नहीं रखती हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहा है, लोहे में असीम संभावनाएं हैं। लोहे से हम सुई से लेकर के रेल की पटरी तक, रेल के डिब्बे तक, हवाई जहाज़ तक कुछ भी बना सकते हैं। तो लोहे में हम असीम संभावनाओं को देखते हैं। उसी प्रकार एल्युमिनियम में, उसी प्रकार कोयले में, मिट्टी में, पानी में, हवा में, जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं उनमें असीम संभावनाओं को हम देखते हैं। लेकिन ये संभावनाएं मनुष्य के लिए हैं। इन्हें अपनी संभावनाओं का कोई पता नहीं होता। इनका जो तीसरा गुण है वह है निषेधित होना। निषेधित होने का अर्थ यह है कि ये अपने में कोई अर्थ नहीं रखती हैं और मनुष्य इन्हें अपनी सुविधानुसार अर्थ देता है, अपनी सुविधानुसार इन्हें परिभाषित करता है। जैसे
लकड़ी की टेबल है, इसे हम आज पढ़ने के काम में ले आ रहे हैं, इससे हम अपने अध्ययन के कार्य को कर रहे हैं, लेकिन कल हम इसको सामान रखने के टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो पहला रूप था, जिसे हमने अध्ययन के रूप में यहाँ पर रखा था, वह निषेधित हो जाता है। अब यह सामान रखने के उपकरण के रूप में यहाँ कार्य में लिया जा रहा है, लेकिन हम इसे बाद में कुछ और रूप में उपयोग में ला सकते हैं। जैसे यह टेबल पुरानी हो गई तो इसे हम जलाकर अपने लिए गर्मी कर सकते हैं और उसका वह टेबल रूप भी निषेधित हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो जड़ वस्तुएं होती हैं, इनमें जो अर्थ होता है वह चेतन मनुष्य अपनी सुविधानुसार भरता है, और इनका जो पहले का अर्थ होता है, जो पहले का नाम होता है, वह निषेधित हो जाता है। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझें। जैसे एक चाकू है जिसे हमने सब्जी काटने के लिए खरीदा, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है कि इससे हम रस्सी को काटें। तो जो सब्जी काटने के अर्थ में इसका उपयोग हो रहा था, अब वह अर्थ निषेधित हो जाता है। अब इस चाकू से हम रस्सी को काट रहे हैं। इसे हम दूसरे उदाहरण से भी समझ लें। जैसे छाता है, छाता को हमने एक नाम दिया, एक अर्थ दिया, और उसे हम धूप में, बरसात में अपने को बचने के लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन अभी न तो धूप है न बरसात है, कुत्ता हमारे सामने आता है और मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं है बचने के लिए, तो हमने छाते को उठाया और कुत्ते को भगाने के काम में उसको लिया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि छाते का जो अर्थ था वो निषेधित हो गया। अब वह कुत्ते के भगाने के उपकरण के रूप में काम में आ रहा है। तो जड़ वस्तुओं का एक यह भी गुण है कि यह निषेधित होती हैं। इनका अर्थ वही होगा जो चेतन मनुष्य इनमें भरेगा। तो ये तीन गुण जड़ वस्तुओं में सार्थ ने बताए हैं। पहला तो है कि ये जैसे हैं वैसे हैं, और चेतन मनुष्य इनसे रिफ्लेक्ट होकर अपने से इनका भिन्नता बोध समझता है। दूसरा गुण इनका यह है कि इनमें अपार संभावनाएं हैं, और वे संभावनाएं इनको नहीं पता है। इन संभावनाओं को चेतन मनुष्य लेता है और अपनी संभावनाओं को मूर्त रूप देता है, अपने विकास में उपयोग में लाता है। इनका तीसरा गुण है कि इनमें अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इनका अर्थ बदलता रहता है। जब एक अर्थ से दूसरा अर्थ लिया जाता है, एक काम से दूसरे काम में लिया जाता है इन वस्तुओं को, तो पहला जो अर्थ था वो निषेधित हो जाता है। तो ये तीन गुण इन वस्तुओं में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं बीइंग फॉर इटसेल्फ पर। बीइंग फॉर इटसेल्फ अर्थात चेतन मनुष्य। चेतन मनुष्य में सार्थ एक मौलिक गुण बताते हैं, वह गुण है कमी। चेतना को कमी कहा जाता है, क्योंकि चेतना अपने भीतर इस बात की चेतना से ग्रस्त है कि उसमें कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए वह विषयों की अपेक्षा रखती है। विषयों का मतलब बाहर की वस्तुओं की अपेक्षा रखती है। उसे लगता है कि बाहर की वस्तुओं में कुछ संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को मैं मूर्त रूप दे सकता हूँ, और उसके भीतर की कमी इस तरह से विषयों की तरफ प्रवाहित होती है कि विषयों को लेकर वह अपनी कमी को भरती है, अपनी कमी को पूर्ण करती है। जैसे उसने देखा कि लोहा है, इस लोहे से हम अमुक वस्तु बना सकते हैं, तो उसने लोहे को लिया और अमुक वस्तु को बनाया, और ज्यों ही वह वस्तु बन जाती है उसने अपनी एक संभावना को मूर्त रूप दिया। लेकिन सार्थ कहते हैं कि चेतना का स्वभाव ही है कमी। तो मूर्त रूप हमने अपनी संभावना को दिया, लेकिन अब भी हम कमी के बोध से ग्रस्त हैं। हम में कुछ और संभावनाएं हैं जिसे हम मूर्त रूप देना चाहते हैं। तो सार्थ कहते हैं कि चेतना जहाँ भी है वहाँ एक कमी के रूप में आएगी। इसे हम एक सिंपल से उदाहरण से समझें। जैसे कि एक टीचर हैं, जैसे ही वह ज्ञान प्राप्त करता है उसे लगता है
कि हमने यह ज्ञान प्राप्त किया, हमने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और वहाँ पहुँचते ही उसे लगता है कि उसमें कमी है, तो वह देखता है कि उसमें और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, तो वह और भी ज्ञान प्राप्त करता है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने को नए रूप में वह विकसित कर रहा है। और फिर जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे लगता है कि उसमें और भी कमी है। तो जहाँ जहाँ वह जाता है, जिस जिस रूप में जाता है, वहाँ वह अपने को कमी के रूप में अनुभव करता है। तो सार्थ कहते हैं यही तो मनुष्य की विशेषता है कि वह जहाँ भी है कमी के रूप में है, और अपने इस कमी को पूरा करने के लिए अपने को नए नए अर्थ में प्रस्तुत करता है, नए नए रूप में प्रस्तुत करता है, वह अपने आप को विकसित करता है। तो जो अस्तित्ववान व्यक्ति है वह निरंतर अपने आप को विकसित करता है, और यह कमी का बोध उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक बना रहता है। और जिस दिन इस कमी का बोध खत्म हो जाए, सार्थ कहते हैं वह जड़ वस्तु बन गया, क्योंकि अब वह मनुष्य नहीं रह गया, क्योंकि मनुष्य का अर्थ ही है उसके भीतर इस कमी की अनुभूति निरंतर बनी रहे। इससे हम एक अन्य उदाहरण से समझ लें। कोई डॉक्टर जो अपने विषय में विशेषज्ञ है, उन्हें यह लगता है कि उनके भीतर जो नॉलेज है उसमें कमी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए वे और भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनका एक नया रूप उभर कर आता है। वे एक नए रूप में आते हैं, और नए रूप में आने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी और ज्ञान प्राप्त करना है, उनके भीतर अभी भी कमी का बोध हो रहा है, और फिर उस कमी के बोध से वह और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करते हैं। तो वे एक अन्य रूप में विकसित होते हैं। अब उनका रूप एक दूसरा रूप हो गया, विकसित रूप हो गया, जिसमें उन्होंने कुछ और प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद भी उनके भीतर कमी का बोध होता है, और फिर वह और भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सार्थ कहते हैं यह कमी का बोध निरंतर बना रहेगा। ऐसा नहीं है किसी दिन यह कमी का बोध रुक जाए, क्योंकि चेतना का स्वभाव ही है कि अपने भीतर वह कमी का बोध करता रहे, और उस कमी के बोध के कारण वह नए नए रूप में अपने आप को विकसित करती रहे। और यह विकास तब तक होगा जब तक मनुष्य जीवित है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चेतना का लक्षण ही है कमी का बोध करे, और उस कमी को पूरा करने के लिए अपने को नए नए रूपों में विकसित करे। यहाँ एक बात का हम और ध्यान रखेंगे कि सार्थ कहते हैं कि मनुष्य जिस रूप में अभी है वह उसका चुनाव है। जैसे एक शिक्षक है तो उसने अपने को शिक्षक के रूप में चुन लिया है, एक डॉक्टर है तो उसने अपने को डॉक्टर के रूप में चुन लिया है। इसी तरह से जितने भी मनुष्य हैं उन्होंने अपने आप को एक अर्थ दिया है, एक रूप दिया है, और इस अर्थ को, रूप को वह जब चाहें बदल सकते हैं, जब चाहें निषेध कर सकते हैं। जैसे एक शिक्षक है, वह किसी भी क्षण अपने शिक्षक होने को इनकार कर सकता है और वह राजनेता बन सकता है। उसी प्रकार एक डॉक्टर है, अपने डॉक्टर होने को इनकार कर सकता है और वह समाजसेवी बन सकता है। कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वह किसी भी क्षण अपने उस रूप को छोड़ सकता है, निषेध कर सकता है और सन्यासी बन सकता है। तो इसलिए मनुष्य किस दिशा में प्रवाहित होगा, किस दिशा में अपने भविष्य का निर्माण करेगा, यह उसके ऊपर निर्भर करता है, न कि भाग्य के ऊपर या नियत के ऊपर निर्भर करता है। तो सार्थ के दर्शन में स्वतंत्रता इतने विशद रूप में, इतने उच्च रूप में मुखरित हुई है जितना किसी अन्य के दर्शन में नहीं हुआ है। यही सार्थ के दर्शन की विशेषता है। यहीं से सार्थ के दर्शन में एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य निकलता है। सार्थ कहते हैं कि मनुष्य वह है जो वह नहीं है, और मनुष्य वह नहीं है जो वह है। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी हम जिसे देख रहे हैं उसका एक स्वरूप है, उसको हम एक परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन वह स्वरूप और वह परिभाषा उस मनुष्य ने चुना हुआ है। जिस क्षण चाहे वह उसको छोड़ सकता है और दूसरे रूप में अपने को प्रकट कर सकता है, दूसरे रूप में अपने को परिभाषित कर सकता है। तो वह रूप जो अभी नहीं आया है वही मनुष्य का वास्तविक रूप है, वही मनुष्य का भविष्य है, लेकिन उसके विषय में निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि वह
भविष्य में क्या होगा, किस रूप में अपने को विकसित करेगा। तो मनुष्य तो इतनी संभावनाओं का भंडार है कि उसे खुद भी नहीं पता है कि वह अपनी कौन सी संभावना को किस क्षण विकसित करेगा। लेकिन मनुष्य में यह स्वतंत्रता है कि वह जब चाहे अपने आप को किसी भी अन्य रूप में विकसित कर सकता है, अन्य रूप में परिभाषित कर सकता है। तो यहीं पर सार्त्र एक और बात करते हैं, चेतना में जब कमी का बोध होता है तो वह उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ डिसीजन लेती है, कुछ निर्णय लेती है। यह निर्णय लेने की शक्ति जो चेतना में है, इसी को सार्त्र स्वतंत्रता कहते हैं। यह स्वतंत्रता हमारे सामने दो रूपों में आती है। यदि हमारे सामने कई विकल्प हैं तो उन विकल्पों में से एक विकल्प को हम चुनते हैं। यह चुनाव की स्वतंत्रता चेतना का एसेंस है। और यदि विकल्प एक ही है तो हम उसमें निर्णय लेते हैं कि हम इसे स्वीकार करें या स्वीकार न करें। तो सार्त्र के दर्शन में जो चेतना का लक्षण है, जो गुण है, वह यही है कि चेतना एक कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए वह स्वतंत्र निर्णय लेती है और उस निर्णय के बाद उसका भविष्य निर्मित होता है, उसका नया स्वरूप विकसित होता है और निरंतर अपने आप को विकसित करना चेतना का लक्षण है। अब हम सार्त्र के दर्शन में अन्य मनुष्य की चर्चा करेंगे, जिसे सार्त्र ने बीइंग फॉर अदर्स के रूप में रखा है। सार्त्र कहते हैं कि ये जो बीइंग फॉर अदर्स हैं, ये भी हमारी चेतना के पार्ट हैं, चेतना के उपकरण हैं। बीइंग फॉर अदर्स, जिसे हम सामान्य भाषा में कहें तो हमारे समाज में रहने वाले अन्य लोग हैं। और अन्य लोग जब होते हैं जो हमारी ही तरह हैं, चेतन हैं और अपने अस्तित्व को विकसित कर रहे हैं, तो ये जब होते हैं तो इनके द्वारा हमारी चेतना पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव तो यह है कि यह भी हमारी तरह अपने आप को विकसित करेंगे, अपने आप को अर्थवान बनाएंगे और अपनी परिभाषा करते हैं। तो हमें अब यह पता हो गया है कि संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार के जो संसाधन हैं, जिनमें अपनी संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को हम लेते हैं और अपने आप को विकसित करते हैं। अब जब अन्य मनुष्य भी हैं तो ये भी इन्हीं संसाधनों का उपयोग करेंगे अपने विकास के लिए। इनका भी विकास इन वस्तुओं से होगा, इन्हीं संसाधनों से होगा। तो यहाँ पर हमें यह पता चल गया है कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं, इनके द्वारा हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं और इन्हीं वस्तुओं को लेकर अन्य मनुष्य भी अपने आप को विकसित करेंगे। तो यहाँ पर सार्त्र के दर्शन में हम देखेंगे कि सार्त्र यह कह रहे हैं कि इनके होने से हमारी चेतना पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। हमारे विकास पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव तो यह है कि अब हम यह जान गए हैं कि संसार में हम अकेले नहीं हैं। जब अकेले नहीं हैं तो कोई भी निर्णय हम इनको ध्यान में रख कर लेंगे, क्योंकि ये भी हैं और उन्हीं वस्तुओं को अपने लिए ले रहे हैं जिन वस्तुओं को मैं अपने लिए ले रहा हूँ। तो अब इनके बीच में हमारा निर्णय होना है कि हम किस प्रकार से अपने आप को भविष्य में बनाना चाहते हैं। तो जिस प्रकार हम अपने आप को भविष्य में बनाना चाहते हैं या जिस प्रकार से अपने आप को हम विकसित करना चाहते हैं, और ये जो अन्य हैं वह भी हमारी इसी योजना के एक पार्ट हैं, तो उनको ध्यान में रखकर हम निर्णय लेंगे। सार्त्र कहते हैं यह जो ध्यान में रखकर निर्णय लेना है, यह हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहा है। अगर ये नहीं होते तो हमें इनको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं थी। हम जैसे चाहते वैसे ही निर्णय लेते। लेकिन चूंकि अब ये भी हैं तो हम अपने निर्णयों को उस रूप में नहीं ले पाएंगे जैसे कि इनके न रहने पर लेते। तो सार्त्र कहते हैं कि इनके रहने से हमारी स्वतंत्रता सीमित हो गई है और इनको ध्यान में रख कर अब हमें निर्णय लेना है। तो पहला प्रभाव तो यही पड़ा इनका कि ये हमारी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं। दूसरा जो इनका प्रभाव हम पर पड़ता है वह यह है कि ये अपनी चेतना में हमें वस्तु के रूप में देख रहे हैं, हमें विषय के रूप में देख रहे हैं। जैसे जड़ वस्तुएं हैं हमारी चेतना में विषय के रूप में होती हैं और अन्य मनुष्य भी हमारी चेतना में विषय के रूप में होते हैं, उसी तरह से हम भी दूसरे के चेतना में विषय के रूप में हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हैं। और यह स्थिति कि मैं जो कि चेतन अस्तित्व हूँ,
मुझे कोई विषय के रूप में देखे, वस्तु के रूप में देखे, तो एक प्रकार से हमारा अपमान है, हमारी गरिमा का पतन है। लेकिन सार्थ कहते हैं कि इन्हीं के बीच में रहकर हमें अपने आप को विकसित करना है, हमें अपने आप को परिभाषित करना है। और हमारा विकास क्योंकि इनके बीच में रहकर हो रहा है, तो अब जो हमारे इनके बीच में रिलेशन होंगे, उन रिलेशन के माध्यम से, निर्णयों के माध्यम से, या यूँ कहें कि जो परिणाम उत्पन्न होंगे, उनके माध्यम से हमारे भीतर कुछ मानसिक अभिवृत्तियाँ उत्पन्न होंगी, जिनमें भय होगा, निराशा होगी, अकेलापन होगा, चिंता होगा, कभी प्रेम होगा तो कभी हिंसा होगा, कभी द्वेष होगा। तो इस तरह से बहुत सी मानसिक अभिवृत्तियाँ हमारे भीतर उत्पन्न होंगी। तो सार्थ कहते हैं कि ये अभिवृत्तियाँ एक प्रकार से हमारे चेतन अस्तित्व के विकास में सहायक हैं। इन्हीं के बीच में रहकर हम अपने आप को नए नए रूपों में विकसित करते हैं। तो हमारा विकास या हमारा अगला जो अर्थ होगा वह इनके बीच में रहकर लिए गए निर्णयों के आधार पर होगा। तो सार्थ कहते हैं कि इनके साथ जीना चेतन अस्तित्व का लक्षण है। जो इनके साथ जीता है वही चेतन मनुष्य है। जो इनके साथ अपने आप को विकसित करता है वही प्रामाणिक मनुष्य है। तो हमने स्वार्थ के दर्शन में सत्ता के तीनों आयामों को समझा, जिसमें चेतन मनुष्य है, अचेतन जड़ वस्तुएं हैं और बीइंग फॉर अदर्स जो अन्य मनुष्य हैं। तो इनके अर्थ को हमने समझा, इनकी विशेषताओं को समझा। अब हम सार्थ के दर्शन में फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे सार्थ ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने नाटकों में, कहानियों में, उपन्यासों में चित्रित किया है, उसको समझेंगे अलग अलग उदाहरण के माध्यम से, और उसका दार्शनिक विश्लेषण करके हम सार्थ की दृष्टि को भी समझने का प्रयास करेंगे।